आज हम लोग करने वाले हैं प्रोटीन। तो प्रोटीन के बारे में सबसे पहली बात तो प्रोटीन कहाँ कहाँ पे काम आता है, क्या है भाई प्रोटीन, जल्दी जल्दी बताइए बेसिक चीज़ें प्रोटीन के बारे में। कुछ जानते हैं आप प्रोटीन के बारे में? आप लोग प्रोटीन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन जानते हैं? एनर्जी का? अच्छा। और और क्या काम करता है प्रोटीन? और क्या काम करता है प्रोटीन? टिश्यूज रिपेयर करता है, सही है। और कोई बताना चाहेगा? देखो, प्रोटीन की हम लोग बात कर रहे हैं, तो प्रोटीन की अगर बात करो तो प्रोटीन आपका प्रोटियोज वर्ड से मिलके बना हुआ है। इसका मतलब होता है आपका प्राइम इम्पोर्टेंस। हमारी बॉडी है, एनिमल की बॉडी, किसी भी एनिमल की बॉडी है आपका, ठीक है, इसमें प्रोटीन का क्या है, प्राइम इम्पोर्टेंस है। पूरी बॉडी में हमारे प्रोटीन प्रेजेंट होता है। अगर आप हेड से बात करो, हेयर से लेकर के आपकी स्किन नीचे तक की, पैरों तक की स्किन, तो पूरी बॉडी में क्या होता है, प्रोटीन होता है। तो प्रोटीन एक तो एसेंशियल पार्ट है हमारी बॉडी का, रिपेयर करवाता है। और दूसरे प्रोटीन के बहुत सारे ऐसे मतलब इन प्रोटीन के ऐसे ऐसे फॉर्म्स होते हैं जिनको अलग अलग हमें इस चैप्टर में डिस्कस करना है। प्रोटीन, हम अभी तक प्रोटीन के बारे में क्या जानते हैं, इतना ही जानते हैं कि भाई प्रोटीन ऐसी चीज़ है जो हमारी ग्रोथ, डेवलपमेंट, अगर कोई सेल आपका ख़राब हो रहा है तो उसके रिपेयर वगैरह के लिए, या बोलते हैं कि ग्रोइंग एज में प्रोटीन की बहुत ज़रूरत होती है। 2-3 टाइम ऐसे होते हैं जिस टाइम पे आपको प्रोटीन की बहुत ज़रूरत होती है। जैसे बच्चा ग्रो कर रहा हो, ग्रोइंग एज हो, जैसे अब आप हैं, अब आप बड़े हो गए, अब उतना वो नहीं है, लेकिन ग्रोइंग एज में कुछ प्रोटीन्स ऐसे होते हैं जो बॉडी सिंथेसाइज भी कर सकता है, कुछ अमीनो एसिड्स ऐसे होते हैं जो बॉडी सिंथेसाइज भी कर सकता है, लेकिन उसको बाहर से भी लेना ज़रूरी होता है क्योंकि उस समय उसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं, इतना हमें पता था प्रोटीन के बारे में। अब हम बात करते हैं भाई, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट की हमने बात करी थी कि कार्बोहाइड्रेट की बेसिक जो यूनिट थी वो क्या थी, मोनोसेकेराइड से बना हुआ था ना। कार्बोहाइड्रेट की अगर बात करो तो कोई भी कार्बोहाइड्रेट हो, अगर उसको आप ब्रेक करते हो तो फाइनली वो क्या बनाता है, मोनोसेकेराइड बनाता है। या आप कह सकते हो कि वो क्या बनाता है, फाइनली ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। ग्लूकोज को और फर्दर डिग्रेड कर सकते हैं, लेकिन अगर छोटा सबसे आपका बोलो तो वो ग्लूकोज होता है। अगर इसमें हम बॉन्ड बोलते हैं तो बॉन्ड हम लोग कौन सा बोल रहे थे, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो पूछा जाता है कार्बोहाइड्रेट में कौन सा बॉन्ड होता है, दैट इज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब आगे अगर हम बात करें, प्रोटीन की बात करें, तो प्रोटीन को हम लोग एमिनो एसिड से बना हुआ होता है ये। जैसे यहाँ पे मोनोसेकेराइड उसकी मोनोमर यूनिट थी, वैसे ही प्रोटीन भी एक पॉलीमर होता है। और किससे मिलके बना होता है, ढेर सारे एमिनो एसिड से मिलके बना होता है। अब ये एमिनो एसिड नाम क्यों दिया गया, क्योंकि ये जो एमिनो एसिड्स होते हैं इनमें एक ग्रुप होता है एमिनो और एक ग्रुप होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। दो ग्रुप इसमें प्रेजेंट होते हैं, एक बोला जाता है एमिनो एमाइन ग्रुप और दूसरा आपका ग्रुप कौन सा होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। दो ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए जो प्रोटीन की बेसिक यूनिट होती है, प्रोटीन जब अल्टीमेटली ब्रेक होता है तो किस में ब्रेक होता है, एमिनो एसिड से। या प्रोटीन का फॉर्मेशन होना है किसी प्रोटीन का तो वो किससे होता है, एमिनो एसिड से होता है। अब ये एमिनो एसिड इसको बोला क्या गया, क्योंकि अमीन और कार्बोक्सिलिक एसिड दोनों ग्रुप्स होते हैं। और अगर हम लोग बात करें
तो कितने तरीके के एमिनो एसिड देखने को हमको मिलते हैं? एमिनो एसिड जो होते हैं वो 20 टाइप्स के हमको देखने को मिलते हैं। पूरे उसमें 20 टाइप्स के एमिनो एसिड हमको देखने के लिए मिलते हैं। अब ये जो 20 टाइप के एमिनो एसिड हैं, इनके डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनते हैं और डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन डिफरेंट डिफरेंट तरीके के प्रोटीन बनाते हैं और वो प्रोटीन अलग अलग काम करता है। सबसे पहला बात, प्रोटीन बनता किससे है? एमिनो एसिड से। एमिनो एसिड क्यों नाम दिया गया? ये ऐसे कंपाउंड हैं जिसमें एमीन ग्रुप है और COH ग्रुप है। ये ग्रुप है बाईफंक्शनल कंपाउंड है, इसलिए इनको हम लोग बोलते हैं एमिनो एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड होगा और आपका कार्बोक्सिलिक एसिड एसिडिक नेचर का होता है और जो एमीन ग्रुप होता है बेसिकली अमोनिया से डेराइव्ड है और अमोनिया आपका बेसिक नेचर का होता है, इसलिए बोलते हैं कि एमीन ग्रुप बेसिक है और कार्बोक्सिलिक एसिड जो है इसमें एसिडिक ग्रुप है। अब जितने भी एमिनो एसिड हैं उन एमिनो एसिड की अगर बात की जाए, जितने भी प्रोटीन हमारी बॉडी में या किसी एनिमल में या किसी प्लांट में बनते हैं, अगर बात की जाए तो जितने भी प्रोटीन बन सकते हैं वो बनते हैं हमारे किससे? अल्फ़ा एमिनो एसिड से। अब अल्फ़ा, बीटा, गामा, इन सब वर्ड्स का क्या मतलब है और एमिनो और इसका क्या मतलब है, इसको हम लोग अलग से करते हैं। इस पे लिखेंगे, इस पे चेकेंगे। अब बात की जा रही है कि प्रोटीन है, प्रोटीन की बेसिक यूनिट है एमिनो एसिड। ये ढेर सारे अमीनो एसिड एक सीक्वेंस में अरेंज होंगे तो प्रोटीन बना लेंगे। अगर हम बोले कि एमिनो एसिड क्यों बोला गया इसमें को, तो इसमें एमिनो ग्रुप है और कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, इसलिए इसको एमिनो एसिड बोला गया। अब ये जो एमिनो एसिड है इसको आप क्या क्या नाम दे सकते हो? जितने प्रोटीन बने होते हैं वो अल्फ़ा एमिनो एसिड से बने होते हैं। अल्फ़ा एमिनो एसिड का मतलब होता है कि उसमें जो COH ग्रुप लगा होगा उसके जस्ट एडजेसेंट जो कार्बन होगा उसी पे NH2 ग्रुप लगा हो। NH2 COH ग्रुप आपको पता है मेजर प्रायोरिटी इसी को दी जाती है। अगर दो ग्रुप हैं तो उसमें प्रायोरिटी किसको मिलेगी? COH को मिलेगी। तो मेन ग्रुप ये हो गया, तो ये अल्फ़ा कार्बन हो गया। तो अल्फ़ा कार्बन पे अगर NH2 ग्रुप लगा हुआ है तो ऐसा कोई एमिनो एसिड बन रहा है तो उसको हम अल्फ़ा एमिनो एसिड बोलेंगे। अगर यही एमिनो ग्रुप आप किस पे लगा दो, किस पे अटैच कर दो, बीटा कार्बन पे अटैच कर दो तो उसको क्या बोलोगे? बीटा एमिनो एसिड बोल सकते हो। अगर NH2 ग्रुप अटैच एट बीटा कार्बन देन कॉल्ड बीटा एमिनो एसिड। यहां तक बात क्लियर है? अब एमिनो एसिड का नंबर कितना होता है? 20 एमिनो एसिड रिपोर्टेड है, 20 एमिनो एसिड्स होते हैं। इन एमिनो एसिड्स में से आपके जितने भी एमिनो एसिड होते हैं, सारे एमिनो एसिड, ऑल एमिनो एसिड्स हैव कायरल कार्बन। सब में कायरल कार्बन होता है। केवल एक ऐसा है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार, ग्लाइसिन।
एक ऐसा एमिनो एसिड है ग्लाइसिन जिसमें कायरल कार्बन एब्सेंट होता है, इसमें नहीं होता है। तो बाकी जो सारे होंगे वो क्या होंगे, ऑप्टिकल एक्टिविटी भी शो करेंगे। कायरल कार्बन है तो ऑप्टिकल एक्टिविटी के चांसेस होंगे। यहां तक बात क्लियर है? अब देखो अल्फा और बीटा का मतलब समझ आ गया कि अल्फा और बीटा का क्या मतलब है। फिर उसके बाद अगर अमीनो एसिड को हम लोग देखें तो भाई ऑप्टिकल एक्टिविटी शो कर रहा है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि भाई उसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगा। और इसमें हम लोग दो फॉर्म बोल सकते हैं इसके, अगर हम DL कॉन्फ़िगरेशन में बोलें तो। अब DL कॉन्फ़िगरेशन में इसको कैसे बोलते हैं हम लोग, जैसे हम लोग वाले कंपाउंड को बोलते थे ग्लिसरल डिहाइड को, यहाँ पे CH2H है, अगर राइट में OH है तो D बोल देते थे, और अगर लेफ्ट में OH होता था ये कार्बन कायरल होता था, कंडीशन ये है, और लेफ्ट में OH होता था तो हम इसको L बोलते थे कॉन्फ़िगरेशन। इसी तरीके से यहाँ पे हमें क्या देखना है, यहाँ पे हमें देखना है NH2। अगर इस तरीके से हम स्ट्रक्चर बना के देखें, NH2 हमारा राइट हैंड साइड में आएगा तो इसको D बोल दो, और अगर NH2 लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो उसको क्या बोलोगे, L। ये एक एमिनो एसिड है एलानीन, उसका स्ट्रक्चर दिखाया गया। क्लियर है बात? ये वाली बात है कि भाई सारे के सारे क्या हैं, वन कायरल कार्बन होता है एक्सेप्ट ग्लाइसिन। ग्लाइसिन ऐसा है जिसमें कायरल कार्बन नहीं होता है, जिसका फॉर्मूला है ये। CH2 सबसे सिंपलेस्ट अमीनो एसिड होगा, CH2COH NH2। ये कार्बन दोनों कार्बन को अगर हम देखें तो एक भी कार्बन इसमें कायरल नहीं है, कायरल कार्बन एब्सेंट है, इसलिए ये सबसे डिफरेंट है। अब जितने भी अमीनो एसिड होते हैं उसमें से 20 जो अमीनो एसिड है, 20 में से केवल एक अमीनो एसिड हमारे पास ऐसा होता है, सभी में क्या होते हैं 1 डिग्री एमिनो ग्रुप होता है। इसका मतलब NH2 ग्रुप हमें दिखाई देगा, ठीक है। 1 डिग्री एमिनो ग्रुप होगा सारे एमिनो एसिड में। केवल एक ऐसा होता है जिसमें क्या होता है कि जिसमें आपका 2 डिग्री एमिनो ग्रुप होता है। नाम याद रखेंगे उसका, कौन सा होता है, प्रोलीन। प्रोलीन एक ऐसा एमिनो एसिड है 20 में से जिसमें 2 डिग्री एमिनो ग्रुप होगा, मतलब NH हमें दिखेगा होगा, और बाकी सब में कैसे एमिनो ग्रुप होता है 1 डिग्री। क्लियर है बात? तो हमने अल्फा बीटा समझा, सारे क्या होते हैं, जितने प्रोटीन बने हुए होते हैं सारे अल्फा एमिनो एसिड से बने हुए हैं। 2 डिग्री में प्रोलीन का नाम है केवल, और ऑप्टिकल एक्टिव सारे एमिनो एसिड हैं, ग्लाइसिन ऑप्टिकली इनएक्टिव है। DL कॉन्फ़िगरेशन देखना है तो D में NH2 राइट साइड में कर दोगे तो D कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा उसी एमिनो एसिड का, और NH2 लेफ्ट में कर दोगे तो L कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा। इसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड है, कुछ नेचुरल होते हैं, कुछ सिंथेटिक हैं। दूसरा आपका रिक्वायरमेंट की बेसिस पे, एक को बोलते हैं एसेंशियल, दूसरे को बोलते हैं नॉन एसेंशियल, तीसरे को बोलते हैं सेमी एसेंशियल। मेजर वे में NCERT में आपको एसेंशियल नॉन एसेंशियल का कैटेगराइजेशन होगा। तो एसेंशियल क्या होगा और नॉन एसेंशियल क्या होगा। अब वर्ड से तो ऐसा लग रहा है जैसे कि भाई एसेंशियल जो ज़रूरी है और नॉन एसेंशियल जो ज़रूरी नहीं, ठीक है, लेकिन ये होता है आपकी बॉडी में सिंथेसिस की बेसिस पे बोलते हैं हम लोग एसेंशियल या नॉन एसेंशियल। एसेंशियल का मतलब है कि जिसकी आपको रिक्वायरमेंट है ही है, मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बाहर से लेना पड़ेगा, बॉडी नहीं बनाएगी, ठीक है। एसेंशियल अमीनो एसिड कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी में नहीं बनेगा, इसलिए आपको इसको बाहर से लेना पड़ेगा, अपनी डाइट में इसको इंक्लूड करना पड़ेगा। और नॉन एसेंशियल जो होगा वो कौन होगा, वो बॉडी में आपके फॉर्म होगा। सेमी एसेंशियल क्या होता है, सेमी एसेंशियल का मतलब होता है कि मान लो उसकी तो आपको ज़रूरत तो है, बॉडी तो सिंथेसाइज कर रही है, लेकिन अगर आपको ज़्यादा अमाउंट में उसकी ज़रूरत है तो आपको थोड़ा उसको इनटेक भी करना पड़ेगा, बाहर से भी लेना
पड़ेगा। जैसे कि ये जो कंडीशंस होती हैं, अर्ली चाइल्डहुड हो गया, प्रेगनेंसी हो गया, लैक्टेटिंग मदर हो गई, इसके लिए सेमी एसेंशियल वाली कंडीशन भी यूज़ करनी पड़ती है। क्लियर है यहाँ तक बात? ठीक है। इसके बाद केमिकल नेचर की बेसिस पे क्लासिफिकेशन है। केमिकल में हम लोग बोलते हैं कि भाई ये एसिडिक हो सकता है, ये बेसिक हो सकता है, और दूसरा आपका लास्ट वाला है न्यूट्रल हो सकता है। तो इसमें दो ग्रुप हैं, एक एमिनो ग्रुप है, ये बेसिक बनाएगा इसके नेचर को, और एक आपका COH ग्रुप है, ये इसको बनाएगा एसिडिक। अब कोई भी ऐसा एमिनो एसिड हो जिसमें क्या हो जाए कि ये दोनों का नंबर सेम हो, नंबर ऑफ NH2 ग्रुप और नंबर ऑफ COH ग्रुप, ये दोनों अगर इक्वल होते हैं तो न्यूट्रल बनता है। अगर आपका ये NH2 ज़्यादा हो जाएगा, NH2 का नंबर ज़्यादा है, तो आपका बेसिक बन जाएगा। COH ग्रुप के नंबर से ज़्यादा हो गया NH2 का नंबर, तो बेसिक बन जाएगा। और एसिडिक बनाने के लिए COH ग्रुप का नंबर अगर ज़्यादा हो गया तो क्या हो जाएगा, एसिडिक बन जाएगा। इसमें कोई दिक्कत, ये तो सिंपल है। यही बात बताइए यहाँ तक के आपके पैराग्राफ। उसके बाद बताया जा रहा है कि भाई जो एमिनो एसिड से बना हुआ है प्रोटीन, ठीक बात है, लेकिन इसको हम लोग डिनोट कैसे करते हैं? इसको शॉर्ट फॉर्म में हमें डिनोट करना है। जैसे कि मान लो ग्लाइसिन है ना, तो ग्लाइसिन के लिए GLY पहले 3 लेटर्स यूज़ किए जाएंगे, या शॉर्ट में G लिख देते हैं। एलानीन है तो ALA फर्स्ट 3 लेटर्स को यूज़ करेंगे, A लिख देंगे। वैलीन है तो VAL इस तरीके से लिखते हैं, और शॉर्ट फॉर्म में ल्यूसीन है तो LEU ऐसे करके लिखते हैं। ये इनके सबके स्ट्रक्चर हैं। स्ट्रक्चर से तो अभी वैसा कोई क्वेश्चन आया नहीं है ना। अब देखो ये वाला पॉइंट हम लोग याद रखेंगे कि ये जो अमीनो एसिड हैं ये ऐसे हैं जिसमें एसिडिक अमीनो एसिड हैं, जिसमें साइड चेन विद कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। देखो जो एसिड का बेसिक स्ट्रक्चर बन रहा है वो किस तरीके से बन रहा है, एक तरफ COH ग्रुप होगा और एक तरफ आपका NH2 ग्रुप होगा। अगर इसको देखो COH है, यहाँ पे NH2 है, ये आपकी कार्बन चेन है। यहाँ पे देखो अगर तो COH ग्रुप है, NH2 है, ये आपकी कार्बन चेन हो गई और ये कार्बन की साइड चेन हो गई। इसको अगर हम बोले तो कार्बन की साइड चेन बोलेंगे। आवाज़ वगैरह क्लियर है मेरी? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? अब इस साइड चेन में भी अगर COH लगा देते हैं ना तो COH का नंबर एक्सीड कर जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, देखिए एसिडिक अमीनो एसिड साइड चेन विद कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। यहाँ पे अगर हम ये साइड चेन है, इधर एमिनो इधर COH और ये कार्बन और इस पर ये साइड चेन हो गई। अब इस साइड चेन पे भी COH ग्रुप आ गया, तो अब COH ग्रुप का नंबर ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे 1 2 हो गया और एमिनो कितने हो गए? अगर देखो इसमें तो COH आपके 2 हो गए और NH2 का नंबर हो गया 1, तो ये किसकी कैटेगरी में आ गया? एसिडिक की कैटेगरी में आ गया। तो इस तरीके से जो एसिड्स हैं इनके नाम याद रखेंगे, ये कौन कौन से हैं जिसमें एसिडिक बनता है, जैसे एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड। ASP लिखेंगे इसके लिए, GLU लिखेंगे। क्लियर? अब देखो एमिनो एसिड के लिए एक वर्ड यूज किया जाता है, बोलते हैं इसमें ये डाइपोलर होता है, ये डाइपोल बनाता है, इसका डाइपोल मोमेंट भी अच्छा खासा होता है। एमिनो एसिड की अगर हम बात करें तो एमिनो एसिड के लिए हम लोग बोलते हैं कि एमिनो एसिड जो होता है ना ये डाइपोलर या बाइपोलर बनता है, आयन बनाता है। और ये जो डाइपोलर या बाइपोलर आयन होता है इसको हम एक स्पेशल नाम देते हैं, ज्यूटर आयन। ठीक है, ये ज्यूटर आयन बनता कैसे है? देखो अगर हम अमीनो ग्रुप को ले लें इस तरीके से,
ये हमने सबसे पहला वाला अमीनो एसिड कौन सा लिया हुआ है, ग्लाइसिन है ना, ग्लाइसिन को ले लिया हमने, ठीक है। अब इसका ज्यूटेराइन बनाना है। ज्यूटेराइन कैसे बनता है, देखो इसका जो H प्लस है ना, ये निकल के इसके साथ अटैच हो जाएगा। ये H प्लस कहाँ अटैच होगा, इस पर अटैच। तो ये मॉलिक्यूल कैसे बनेगा, देखो ये बन जाता है NH3 प्लस और ये CH2 रहता है और ये COO माइनस बन जाता है। अब यहाँ पे देखो दो पोल्स डेवलप हो गए, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, बाईपोलर, और इसको हम बोलते हैं ज्यूटेराइन। क्लियर है बात? अब देखो आपसे प्रोटीन में एक और चीज पूछी जाती है, बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट क्या है, देखो बेसिकली आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट जो डिनोट करते हैं वो H प्लस कंसेंट्रेशन बोल सकते हैं, या इनडायरेक्ट वे में हम लोग बोलते हैं pH होता है ये। अब ये कौन सा pH होगा, देखो जैसे हमने यहाँ पे बनाया था ना डाइपोलर आयन, NH3 प्लस बन गया, यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे COO माइनस बन गया, ये जो आयन बन गया। तो अगर आप देखो तो इधर ये वाली जो ये जो पार्ट है ये पॉजिटिव पार्ट हो गया, ठीक है, और ये वाला जो पार्ट हो गया ये एनायनिक पार्ट हो गया। अगर देखें हम तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव पार्ट, ठीक है। तो जब प्रोटीन को, जब एमिनो एसिड को हम लोग किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में लगाते हैं, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, अप्लाई कर दिया, तो क्या होता है कि कुछ एमिनो एसिड ऐसे होते हैं जो आपके इलेक्ट्रिक फील्ड में कैथोड की तरफ जाएंगे, कुछ ऐसे होंगे जो एनोड की तरफ जाएंगे, अलग अलग तरफ मूव करेंगे। कुछ एमिनो एसिड ऐसे होंगे एनोड की तरफ, कुछ ऐसे होंगे जो कैथोड की तरफ जाएंगे। लेकिन अगर हम pH को चेंज करते हैं तो ये मूवमेंट चेंज होता है, और कोई ऐसा pH आ जाए हमारे पास, ठीक है, जिस पे कि ये मूवमेंट ना हो, pH एट विच amino acid not move towards any electrode, this pH is called isoelectric point। ये pH आपका अलग अलग अमीनो एसिड के लिए अलग अलग हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है। क्लियर है बात? मतलब कोई ऐसा pH लो आप जिसपे एमिनो एसिड का जो आपका जो मूवमेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड में, अगर वो रुक जाता है, मतलब उस पर वो अमीनो एसिड मूव नहीं करता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। यहाँ तक की बात क्लियर है? अब देखो नेक्स्ट है अपना मैकेनिज्म। मैकेनिज्म इतना पूछा नहीं जाता, पर बात कर लेते हैं। अब एक और चीज़ बात करनी थी, सबसे पहले तो पेप्टाइड लिंकेज बात करते हैं, फिर बाद की बात है सिंथेसिस। ये बात की जा रही है ज्यूटेराइन की, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट की। अब hydrogen ion concentration of solution in which particular amino acid does not migrate under influence of electric field, that is called isoelectric point, PI बोलते हैं। ऐसा pH है जिसपे क्या हो रहा है, आपका मूवमेंट उसका बंद हो गया अमीनो एसिड का, तो उसको PI बोल दिया, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। PI is a pH at which amino acids exist only as a dipolar ion with net charge 0। ऐसा कॉम्बिनेशन बनेगा, डाइपोलर तो बनेगा लेकिन उसके ऊपर कोई चार्ज होगा ही नहीं। अब चार्ज स्पीसीज होगी वही तो इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करेगी, जिसके ऊपर चार्ज नहीं है वो मूव कर सकता है क्या?
ठीक है। तो नेट चार्ज इस पे ज़ीरो हो जाता है, इसीलिए ये आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पे जा कर के क्या होता है, आपका ये मूव नहीं करता है। अब ये जो आपका पीआई है, अगर हम लोग बात करें कि भाई जो अमीनो एसिड में एक पार्ट बेसिक है और एक पार्ट हमारा, एक पार्ट तो बेसिक है ना, और एक पार्ट एसिडिक है। तो जो बेसिक पार्ट है अमीनो एसिड में, उसके लिए अगर हम बोलें तो कांस्टेंट ले सकते हैं पी के बी, और जो एसिडिक पार्ट है उसके लिए हम पी के ए ले सकते हैं, या किसी के लिए भी हम लोग के यूज़ कर सकते हैं। कैसे यूज़ कर सकते हैं के, ये जो बेसिक वाला है इसके लिए भी पी के ए तो हम निकाल ही सकते हैं ना, क्योंकि आपको पता है पी के ए प्लस पी के बी इज इक्वल टू कितना होता है, बताना चाहेंगे? इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है भाई। ये सुना है क्या, के इंटू के बी इज इक्वल टू के डब्ल्यू, ये सुना है? ये तो सुना है ना। अब मान लो कोई बेस है तो उसके लिए हम लोग पी के बी वर्ड यूज़ करते हैं, मतलब पी के बी को इन जनरली यूज़ करते हैं, लेकिन अगर उसका पी के ए निकालना है या के निकालना है तो हम लोग निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला को यूज़ करके। उसका के निकालना है तो के बी की वैल्यू रख देंगे और उसके लिए भी के निकल आएगा। तो मतलब एसिडिक पार्ट और बेसिक पार्ट अगर दोनों के लिए हम देखें, दोनों को सोल्यूशन में डिज़ोल्व किया जाए, दोनों के लिए अगर हमारे पास के की वैल्यू हो तो हम लोग पी के ए निकाल सकते हैं, और उस पी के ए को यूज़ करके हम लोग पी आई निकाल सकते हैं, मतलब आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट निकाल सकते हैं। कभी क्वेश्चन तो आया नहीं है पर फिर भी याद रखेंगे हम लोग। क्या करेंगे, आपका इस फॉर्मूला से हम लोग पी आई निकाल सकते हैं। एक के लिए के पता है, दूसरे के लिए के पता है, तो इस तरीके से एवरेज करके हम लोग पी आई निकाल सकते हैं। क्लियर है बात? अब देखो एक टर्म दिया हुआ है इसमें इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब इलेक्ट्रोफोरेसिस का मतलब हम लोग कोलाइडल सोल्यूशन में पढ़ चुके हैं। कोलाइडल सोल्यूशन को अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में लगाते हैं तो क्या होता है, कोई कोलाइडल सोल्यूशन ऐसा होता है जो एनोड की तरफ भागता है, मतलब मूव करते हैं उसके पार्टिकल्स, और कुछ ऐसे होते हैं जो कैथोड की तरफ मूव करते हैं। तो उसमें इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू हम लोग क्या करते थे, प्योर करते थे कोलाइडल सोल्यूशन को। मान लो कोलाइडल सोल्यूशन पे पॉजिटिव चार्ज होता था और उसमें जो इम्प्योरिटी है उस पर नेगेटिव चार्ज है, तो क्या होगा, ये किस तरफ जाएगा, ये आपका कैथोड की तरफ जाने लगेगा, और ये इम्प्योरिटी किस तरफ जाने लगेगी, अगर इस पर नेगेटिव चार्ज है तो ये किसकी तरफ जाएगी, एनोड की तरफ जाएगी। यही तो बात होती थी इलेक्ट्रोफोरेसिस में। तो एमिनो एसिड को भी अगर आप इलेक्ट्रोफोरेसिस में लगाते हो तो क्या हो सकता है, कोई ऐसा हो सकता है जिसमें कि एमिनो एसिड पे पॉजिटिव चार्ज है, तो वो क्या करेगा, एमिनो एसिड इज पॉजिटिवली चार्ज, मूव टूवर्ड्स कैथोड इफ पीएच ऑफ सॉल्यूशन इज लेस देन पीआई। यानी कि उस एमिनो एसिड के लिए अगर आप आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट देखते हो और उस आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट से पीएच की वैल्यू कम होती है, तब वो कहाँ पे कैसा होगा, वो पॉजिटिव चार्ज होगा और कैथोड की तरफ मूव करेगा। और अगर पीएच की वैल्यू क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है उसके पीआई से, तब वो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा और किसकी तरफ मूव करेगा, एनोड की तरफ। अब पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आता कहाँ से है, ये जो ज्विटर आयन बनता है, कहीं पे पॉजिटिव सेंटर बनता है, कहीं पे क्या बनता है, नेगेटिव सेंटर, COO माइनस। देखिए दो तरीके की कंडीशन दिखाई गई है। यहाँ पे देखिए पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, NH2 ग्रुप ज़्यादा हो गया, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका ये पॉजिटिव COH ग्रुप आपके दिखाई दे रहे हैं दो। तो इस तरीके से चार्ज का डेवलपमेंट होता है, ये इलेक्ट्रोफोरेसिस में दिखा रहे हैं। इसका कोई ख़ास मतलब है नहीं, जो चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं अब उन पे बात करते हैं।
अब देखो बना कैसे कैसे सकते हैं, अगर हमें बनाना है, प्रिपेयर करना है, तो हम लोग प्रिपेयर कैसे कैसे करते हैं इसका, एमिनो एसिड का प्रिपरेशन कैसे कैसे होता है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं। आयुष एक बार एनसीईआरटी में चेक करो मेथड्स हैं क्या। ये स्ट्रैकर्स मेथड तो है शायद, एक थैलीमाइड मेथड भी है, ये और जगह भी काम आएगा, इसलिए ये तो बताना जरूरी है। आयुष फटाफट चेक करो। अच्छा, और किसी के पास है तो देख लो भाई, आसपास है, देखो प्रिपरेशन ऑफ एमिनो एसिड है क्या। प्रिपरेशन नहीं दे रखी है ना, तो इसको बाद में करेंगे, इसको देखेंगे एडवांस वाले सिलेबस में, उसमें करेंगे। अब देखो, अब बात करते हैं हम लोगों ने बेसिक की बात कर ली, एसिडिक की बात कर ली, ज्यूटेराइन की बात कर ली, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट की बात कर ली। सारे पॉइंट क्लियर हैं। अब प्रोटीन जो बनता है वो बनता कैसे है, डिफरेंट डिफरेंट अमीनो एसिड अटैच होते हैं एक दूसरे से और बनाते हैं पेप्टाइड बॉन्ड, और डिफरेंट डिफरेंट अमीनो एसिड अगर एक दूसरे से अटैच हो जाएंगे तो उसको हम लोग बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड। जैसे मान लो ये एक अमीनो एसिड है और ये एक अमीनो एसिड है, दो अमीनो एसिड को हमने जोड़ा ना, तो इसको हम बोलेंगे डाईपेप्टाइड। अगर हम 3 अमीनो एसिड्स को आपस में ऐड करते हैं, मतलब ये एक दूसरे से कंबाइंड होते हैं, तो इसको बोलेंगे ट्राईपेप्टाइड। और अगर ये बहुत ज़्यादा नंबर हो गया, मैनी हो गए, तो क्या बोल देते हैं हम लोग इसको, पॉलीपेप्टाइड। मतलब कई सारे, काफ़ी सारे अमीनो एसिड n नंबर में आपस में अटैच हो गए, पॉलीमराइज हो गए, तो हम इसको नाम क्या देते हैं, पॉलीपेप्टाइड। और ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है, ये चेन, इसको हम क्या बोलेंगे, प्रोटीन। यहाँ तक बात क्लियर है। अब देखो पेप्टाइड बॉन्ड कितने बनेंगे, अगर हम पेप्टाइड बॉन्ड की बात करें, तो एक अमीनो एसिड, दो अमीनो एसिड आपस में अटैच हो रहे हैं, तो इनके बीच में एक ही पेप्टाइड बॉन्ड तो बनेगा, एक दूसरे से पेप्टाइड बॉन्ड से अटैच होता है। तो सपोज आप 3 अमीनो एसिड को ऐड कर रहे हो, ट्राईपेप्टाइड बना रहे हो, तो पेप्टाइड बॉन्ड कितने होंगे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, मतलब पेप्टाइड बॉन्ड कितने होंगे आपके, 2 होंगे। क्लियर है बात यहाँ तक की। अब देखो प्रोसेस क्या होता है, पेप्टाइड बॉन्ड बनता कैसे है। पेप्टाइड बॉन्ड जो बनता है ना, सीक्वेंस में प्रोटीन्स अरेंज होते हैं, अमीनो एसिड अरेंज होते हैं। जैसे मान लो ये एक अमीनो एसिड है, तो इसका NH2 ग्रुप, और ये दूसरा अमीनो एसिड है तो इसका COH ग्रुप, ये आपस में अटैच होते हैं। और जब ये अटैच होते हैं तो इससे H और इससे OH ग्रुप, ये दोनों मिलके वाटर मॉलिक्यूल बना लेते हैं। वाटर अलग हो जाता है, कंडेंसेशन बोलते हैं। और फिर उसके बाद जो कंपाउंड बनता है उसको हम बोलते हैं डाईपेप्टाइड, अगर 2 अटैच हो। क्लियर है बात इतनी। जैसे मान लो हम 2 अगर इनको ले लें, अभी हमने कौन सा ग्रुप लिया था, ग्लाइसिन ले लें, सपोज 2 ग्लाइसिन को ले लो आप, तो कैसे बना सकते हो, इसका H जाएगा और इसका OH जाएगा, इससे H चला गया, एक आप H ले लो और इससे OH ले लो, -H2O कर दो, वाटर निकल गया। ये COH, CH2, NH, यहाँ पे क्या बन गया, CO और CH2, NH2, ये डाईपेप्टाइड बन गया। क्लियर है बात यहाँ तक।
और ये जो बॉन्ड होता है CONH बॉन्ड, इसको बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। अब ऐसे सीक्वेंस में और ऐड होते जाएंगे और ट्राइपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड इस तरीके से बनता जाएगा। अब देखो, अब बात की जा रही है पेप्टाइड बॉन्ड होता है और इस तरीके से बनता है आपका प्रोटीन। अब प्रोटीन बनेगा तो प्रोटीन बनता है तो जैसे मान लो कि हेयर का प्रोटीन है, केराटिन इसमें एक प्रोटीन होता है, ठीक है, या स्किन का प्रोटीन है, स्किन में मेलानिन, ठीक है, या कहीं और का है, जैसे मसल्स का है हमारे मायोसिन होता है। तो अलग अलग प्रोटीन है, ठीक है, और अलग अलग बायोलॉजिकल फंक्शन करते हैं। सबका बायोलॉजिकल फंक्शन क्या है, डिफरेंट है। तो इसका मतलब क्या है, मतलब ये है कि ये जो प्रोटीन बन रहे हैं इसमें एमिनो एसिड का सीक्वेंस जो है वो चेंज होता जा रहा है। जैसे मान लो सपोज ये मान लो हम लेते हैं, ये मान लो एक एमिनो एसिड हमने कोई ले लिया, ये अपना दूसरा एमिनो एसिड है, ठीक है, फिर हमने कोई तीसरा ले लिया, इस तरीके से अलग अलग हमने एमिनो एसिड ले लिए। अब ये हमारे पास कितने कलर के हो सकते हैं, 20 एमिनो एसिड है तो 20 कलर्स हो सकते हैं हमारे पास, क्या यस और नो? अब 20 कलर्स हो सकते हैं। अब आपको क्या है, आपके पास खूब सारे 20 कलर्स के बीड्स दे दिए गए और आपको बोला गया है कि भाई ऐसा करो, तुम डिफरेंट डिफरेंट तरीके की क्या करो, माला बना दो। तो अब आप क्या करोगे, इन बीड्स को उसमें पिरो करके अलग अलग तरीके की माला बना सकते हो। तो आपने PNC पढ़ा है क्या, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो अब ये 20 मान लो हमारे पास कलर के बीड्स हैं, जैसे कि हमारे पास 20 एमिनो एसिड होते हैं और हमें पता है कि ये पेप्टाइड बॉन्ड से अटैच होके एमिनो एसिड सीक्वेंस बनाते हैं, सीक्वेंस में अरेंज होते हैं और अरेंज होने के बाद वो क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। तो एक प्रोटीन केराटिन है, ये हेयर में काम कर रहा है, ये मेलानिन है, ये स्किन में दूसरा काम कर रहा है, ये मायोसिन है, ये मसल में तीसरा काम कर रहा है। सारे प्रोटीन्स का क्या है, अलग अलग बायोलॉजिकल फंक्शन है। तो ये जो डिफरेंट बायोलॉजिकल फंक्शन आता है ना, ये किससे आता है, ये आता है कि उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट है। स्ट्रक्चर कैसे डिफरेंट होता है, 20 तरह के ये अमीनो एसिड है हमारे पास, लेकिन उसमें क्या, उनकी सीक्वेंसिंग अलग अलग हो जाती है। सीक्वेंसिंग क्या होती है, डिफरेंट होती है। तो अगर आप एमिनो एसिड की सीक्वेंसिंग डिफरेंट कर दोगे, अब आप बोलो मान लो रेड कलर की बीड्स हैं, किसी को रेड कलर ज़्यादा पसंद है, तो उस मान लो उसके पास 30 बीड्स हैं, उसमें से उसने 10 बीड्स रेड कलर की लगा दी, बाकी अदर कलर्स की लगा दी, ठीक है, तो एक सीक्वेंस बन जाएगा। अब कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जिसमें 30 है तो आपके 20 है, तो उसमें से हमने 4 को ऐसा ले लिया, 4 लगा दिया, बाकी को, तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, ये आप समझ रहे हो, ठीक है। अगर 20 कलर की बीड्स हैं आपके पास और वो अनलिमिटेड है, ऐसा कुछ नहीं है कि आप किसको कितना लगाना है, वैसा कुछ नहीं है, तो आप अपनी चॉइस से और किसी भी सीक्वेंस में लगा सकते हो। भाई रेड के बाद हमारी मर्जी थी, हमने ब्लू लगाया, तुम बोलोगे रेड के बाद हमको ये वाला ब्लू लगाना है, रेड के बाद हमको ब्राउन लगाना है, ब्राउन को हमको रिपीट नहीं करना है, कोई बोलेगा इसको हमें रिपीट करना है, तो अलग अलग सीक्वेंस बन सकता है। तो जो ये सीक्वेंसिंग होती है यही बेसिकली डिपेंड कराती है कि वो प्रोटीन होगा कौन सा, और अलग अलग प्रोटीन अलग अलग फंक्शन करते हैं, उसके बायोलॉजिकल फंक्शन को इम्पैक्ट करते हैं। क्लियर है बात? तो अगर हम ये प्रोटीन की बात कर रहे हैं तो प्रोटीन के स्ट्रक्चर में बात की जाती है कि भाई प्रोटीन का एक प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है, एक सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है, एक टर्शरी होता है
और एक स्ट्रक्चर होता है अपना क्वाटरनरी। अब इनका क्या मतलब, देखो प्राइमरी स्ट्रक्चर का सिंपल मतलब है सीक्वेंसिंग ऑफ एमिनो एसिड। मतलब मान लो यहाँ पे तुमने ग्लाइसिन ले लिया, फिर उसके बाद आपने प्रोलीन ले लिया, फिर आपने वेलिन ले लिया, फिर आपने ग्लूटामिन ले लिया, ठीक है। फिर उसके बाद आपने मान लो कोई और ले लिया, अलग अलग बहुत सारे होते हैं, एस्पार्टिक एसिड ले लिया, ठीक है। ऐसे ऐसे आपने सीक्वेंस लगा दिया, आपने ये बनाया चेन, पॉलीपेप्टाइड चेन। किसी और ने मान लो प्रियांजल को बोला गया तो प्रियांजल ने बोला कि मैं तो वेलिन को पहले लूँगी, मैं ग्लाइसिन को 2 बार रिपीट करूँगी, ठीक है। ऐसे करके कोई बोलेगा कि नहीं नहीं मैं तो दूसरा आर्जिनिन लूँगी। तो ऐसे ऐसे करके आप डिफरेंट तरीके के सीक्वेंस बना सकते हो। इस तरीके से पॉलीपेप्टाइड चेन्स बन सकती हैं डिफरेंट। तो जो पॉलीपेप्टाइड चेन सिंगल चेन होगी, पॉलीपेप्टाइड चेन, उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर होगा, जो बेसिक सीक्वेंसिंग होगी, वो बोला जाता है उसका प्राइमरी स्ट्रक्चर। अब दूसरी बात आती है सेकेंडरी स्ट्रक्चर की। तो सेकेंडरी क्या है? अब सेकेंडरी में देखो, जैसे मान लो तुम्हारे पास ये कोई मोतियों की तुमने माला बना ली। अब इसको तुम क्या करो, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में 2 तरीके के स्ट्रक्चर बोलते हैं हम लोग, अल्फा हेलिक्स और दूसरा होता है बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर, ठीक है। अल्फा हेलिक्स क्या है? देखो ये हमने एक माला बनाया था, अब इसको हम क्या करें, इस तरीके से ऐसे ऐसे राउंड कर दो। अल्फा हेलिक्स को आप ऐसे ऐसे करके कैसे इस सीक्वेंस में आप घुमा दो, ऐसे। ये वाला था, इसको हमने इस तरीके से फोल्ड कर दिया। तो ऐसे जब आप फोल्ड करते हो ना, तो इसको बोलते हैं हम लोग अल्फा हेलिक्स। इसमें क्या होता है, जैसे ये ऊपर है, ये जो पार्ट है ना, और इसका जो ये नीचे वाला पार्ट है, इसका जो ये ऊपर वाला पार्ट है, फिर ये पार्ट है, इन सब के बीच में क्या होता है, इन सब के बीच में बॉन्डिंग बनती है। कौन सी बॉन्डिंग? हाइड्रोजन बॉन्ड। क्यों भाई हाइड्रोजन बॉन्ड बनता क्यों है? इसकी स्टेबिलिटी के लिए। क्यों भाई? कैसे? ये सीधी चेन थी, ये मान लो ए था, ये बी था, ये सी था, ये डी था, ये ए था, ये बी, ये ई, डी, ये ई, ऐसे था, ठीक है। अलग अलग अमीनो एसिड है, ये एक सीक्वेंस था। अब इसको हमें क्या करना है, इसको हमें फोल्ड करना है, ऐसे ऐसे करना है, ठीक है। तो ये अगर फोल्डेड रहेगा तो ये फोल्डेड कैसे रहेगा भाई? ये फोल्डेड कैसे हो सकता है? अगर आप एक स्ट्रक्चर ऐसा स्ट्रेट था, अब इसको तुम्हें फोल्ड करना है, तो फोल्ड करना है तो ये फोल्डिंग बनी रहे, इसका सेकेंडरी स्ट्रक्चर बना रहे, इसके लिए क्या होगा, ये जो पॉइंट्स हैं इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनने चाहिए। तो एक का CO जो होता है वो दूसरे के NH के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। कैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है? इस हाइड्रोजन को अगर देखो तो ये इस ऑक्सीजन और इस नाइट्रोजन के बीच में, इस तरीके से हम दिखाएं तो इसके बीच में अगर आ जाएगा तो ये ऐसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेगा। तो इसको हम बोलते हैं कौन सा? सेकेंडरी स्ट्रक्चर बोलते हैं, और इसको हम लोग बोलते हैं अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर। कुछ थोड़ी थोड़ी बात समझ आई? अब देखो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में दूसरा एक और फॉर्म है। दूसरा जो फॉर्म है उसमें क्या होता है, दूसरे फॉर्म में बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर बोल रहे हैं। बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर का क्या मतलब है? देखो ये जो आपका, जैसे मान लो आपके पास माला था, आपने उसको ऐसे ऐसे घुमा दिया। अब दूसरे केस में क्या करो, उसको मान लो ये कोई टेबल है, अगर इस पे आप इस माला को ऐसे फैला देते हो, ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे आप रख देते हो, तो इसको हम बोलते हैं बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर। रख देते हो नहीं मतलब ऐसा अगर सीक्वेंस होता है इस तरीके का फ्लैट। क्लियर हो रही है बात थोड़ी थोड़ी? सब लोग क्लास में हैं?
कहाँ है भाई स्ट्रक्चर, ये देखो प्राइमरी स्ट्रक्चर तो सीधे सीधे क्या बताएगा आपका, सीक्वेंसिंग को बताएगा कि कौन सा सीक्वेंस है। अगर आप सीक्वेंस को चेंज करोगे तो प्रोटीन चेंज हो जाएगा। एनी चेंज इन द प्राइमरी स्ट्रक्चर सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड क्रिएट्स डिफरेंट प्रोटीन, प्रोटीन का फंक्शन ही अलग हो जाता है। ये क्या हो रहा है, प्राइमरी स्ट्रक्चर में अगर आप थोड़ा सा भी चेंज कर दो, एक एमिनो एसिड भी चेंज कर दो तो चेंज आ जाता है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में दो तरीके के बताए आपको, एक को अल्फा हेलिक्स बोलोगे और दूसरे को क्या बोलोगे, प्लीटेड स्ट्रक्चर बोलोगे। ये देखो अल्फा हेलिक्स ये दिखाया जा रहा है, देखो यहाँ पे CO बॉन्ड है, इस पे जो वो इसके NH बॉन्ड से हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। क्यों, क्योंकि ये वाला जो बीच वाला हाइड्रोजन है ये ऑक्सीजन और N के बीच में फंस गया, इसलिए यहाँ पे क्या बना लिया इसने, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये जो कॉइलिंग है, इस कॉइलिंग को ये स्टेबल करेगा ये वाला बॉन्ड। क्लियर है बात। पूछा जाता है कि जो अल्फा हेलिक्स बनता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर में, उसमें जो आपके बॉन्ड्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, किस तरीके से वो स्टेबल बनता है वो वाला मॉलिक्यूल। अब ये देखो ये है आपका बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर। बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर का मतलब है प्लीट्स, सुना है आपने प्लीट्स, गर्ल्स ने तो सुना ही होगा, बॉयज ने नहीं सुना होगा तो। हाँ आर्ची सुना है क्या? अरे मतलब थोड़ी अलग सी बात हो जाएगी बट बतानी पड़ेगी। जैसे बॉयज ने भी देखा होगा, गर्ल्स ने तो देखा ही होगा, जब क्या करते हैं साड़ी वेयर करते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पे स्टमक के पास वो इन करते हैं साड़ी को, है ना, और उसमें प्लीट्स बनाते हैं, उसको इस तरीके से फोल्ड किया जाता है साड़ी को बीच से, है ना। कुछ बॉयज ने तो देखा ही होगा, इतना तो सभी ऑब्जर्व करते हैं, आंखें थोड़ी बंद रखते हो आप लोग। ये तो ऑब्जर्व किया होगा ना कि साड़ी को यहाँ पे कुछ ऐसा फोल्ड सा किया जाता है, और गर्ल्स ने तो पक्का ही देखा होगा। क्यों, यस नो जल्दी बताओ, आगे बढ़े। ठीक है, और बॉयज ने भी देखा होगा, ऐसा कोई वो नहीं है, इतने बड़े बड़े होगा आप लोग, इतना तो ऑब्जर्व कर ही लेते हो। तो जब साड़ी की ऐसे प्लीट्स बनाते हैं ना, तो जिस तरीके से एक फोल्ड फिर दूसरा फोल्ड फिर तीसरा फोल्ड, इस तरीके से फोल्ड्स करते हैं हम लोग, तो उस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर होता है बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर। और इसको हम लोग किस में काउंट करते हैं, सेकेंडरी स्ट्रक्चर। इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। अब बात करते हैं टर्शियरी स्ट्रक्चर की। अगर टर्शियरी स्ट्रक्चर की हम बात करें तो टर्शियरी में क्या होता है, देखिए भाई हमने अल्फा हेलिक्स की बात कर ली, ऐसे फोल्ड कर दिया आपने। बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर में क्या किया कि ये जो है इसको आपने ऐसे ऐसे जो पॉलीपेप्टाइड चेन थी उसको ऐसे कर दिया। अब टर्शियरी जो स्ट्रक्चर बनता है ना, टर्शियरी में क्या होता है, इसका कॉम्बिनेशन है। मान लो कि ये अल्फा हेलिक्स है और ये हमारा बीटा प्लीटेड वाला है, इन दोनों को कंबाइंड कर दिया जाता है। ठीक है, मान लो ये अल्फा हेलिक्स है इस तरीके से, अब ये बीटा प्लीटेड इस तरीके से था, अब ये दोनों के बीच में अगर बॉन्ड बन जाए, मतलब अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड के बीच में अगर बॉन्ड बन जाए, अल्फा है फिर बीटा है फिर अल्फा है फिर बीटा है और इनके बीच में बॉन्डिंग हो जाए, ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर कौन सा क्रिएट करते हैं, टर्शियरी। क्लियर है बात। अब आप बोलेंगे क्वाटरनरी स्ट्रक्चर क्या है, भाई क्वाटरनरी में क्या ऐसा कॉम्प्लिकेटेड है। क्वाटरनरी अगर हम लोग बोले, आपसे पूछा जाता है कि सिंप्लिसिटी या कॉम्प्लेक्सिटी की बेसिस पे कैसे आप स्ट्रक्चर को बोलोगे, तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि जो प्राइमरी होता है वो सबसे सिंपल होता है और फिर उसके बाद कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है, फिर सेकेंडरी उससे भी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, टर्शियरी उससे भी ज़्यादा हो जाएगा और क्वाटरनरी क्या होगा, उससे भी ज़्यादा हो जाएगा। क्वाटरनरी में क्या होता है, ऐसी जो चेन्स होती हैं
जो इस तरीके की चेन्स हैं अपनी टर्शरी स्ट्रक्चर की, ढेर सारी टर्शरी स्ट्रक्चर की चेन्स को अगर एक दूसरे के साथ कैसे भी मिक्स कर दिया जाए, ठीक है, तो मान लो कि सपोज हमने ऐसे बनाया है ना, अलग कलर से बना के दिखाते हैं आपको। देखो जैसे ये वाला था हमारा, ये बीट से हमारी प्राइमरी स्ट्रक्चर बना था, अलग अलग कलर की बीट्स थी, उनसे हमारा प्राइमरी स्ट्रक्चर बन गया था। ऐसे ये प्राइमरी बन गया। अब इसको हमने क्या किया, अब इसको हमने हेलिकल कर दिया, सेकेंडरी बन गया, या बीटा प्लीटेड कर दिया। अब टर्शरी बनाना था तो ये हेलिक्स था, इसके साथ किसकी बॉन्डिंग हो गई, आपकी बीटा प्लीटेड की। यहाँ पे इसको इस तरीके से लगाएंगे ऐसे, और इसको हम ऐसे लगाते हैं, बीटा प्लीटेड इसके साथ बॉन्ड बना लिया, टर्शरी बन गया। अब ऐसी ढेर सारी चेन्स हैं, इनको हम लोग एक दूसरे के साथ कैसे भी मिक्स कर दें, रैंडमली अगर मिक्स होती है। बेसिकली ये कोई मिक्सिंग नहीं है, बट नेचर में ऐसा होता है। अगर इस तरीके से रैंडम कॉइलिंग हो जाए, एक दूसरे में मिक्स हो जाए रैंडमली, तो वो बनाते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। क्लियर है बात? अब एक प्रोसेस है जिसको हम लोग बोलते हैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। देखो डीनेचुरेशन क्या होता है। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन की अगर हम बात करें तो डीनेचुरेशन का मतलब होता है कि, एक मिनट होल्ड करना आप लोग, है ना। आज डे कौन सा है? वेंसडे। अच्छा, इस टॉपिक को करना है ना, तो इनको मैसेज करती हूँ। डीनेचुरेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो डीनेचुरेशन का मतलब है नेचर उसका खत्म हो गया। तो नेचर कैसे खत्म होगा इसकी बात करें अगर, तो देखो इसमें कई सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं हम लोग। कोई केमिकल आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है, कि केमिकल ट्रीटमेंट दे दो, या आप उसको हीट कर सकते हो, या कोई और डिफरेंट प्रोसेस भी कर सकते हो, जिससे उसका क्या हो जाता है, उसका जो आपका स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाएगा। स्ट्रक्चर कैसे चेंज होगा और कौन कौन सा स्ट्रक्चर चेंज होगा अगर डीनेचुरेशन करते हो। तो डीनेचुरेशन में हमारा सेकेंडरी स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो सकता है, टर्शरी स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो सकता है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो सकता है। ये सब क्या हो सकते हैं, ख़त्म हो सकते हैं, चेंज हो सकते हैं। लेकिन अगर बात की जाए प्राइमरी की, तो प्राइमरी स्ट्रक्चर आपका सेम रहता है। मतलब क्या है, अमीनो एसिड का जो सीक्वेंस है किसी भी एक चेन में, अमीनो एसिड का सीक्वेंस वो क्या रहेगा, वो चेंज नहीं होता। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रोटीन का डीनेचुरेशन कर रहे हैं, और उस डीनेचुरेशन प्रोसेस में कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जो सेम रहेगा, या कौन से ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो चेंज होंगे। सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी चेंज हो सकते हैं, चेंज होते हैं, और प्राइमरी स्ट्रक्चर आपका चेंज नहीं होता, मतलब अमीनो एसिड का सीक्वेंस चेंज नहीं होगा। क्लियर है बात? अब डीनेचुरेशन का बेसिक मतलब होता क्या है, बेसिक मतलब ये है कि जो वो बायोलॉजिकल फंक्शन वो प्रोटीन कर रही होगी, वो अब उस बायोलॉजिकल फंक्शन को नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसमें क्या हो गया, उसका जो आपका जो स्ट्रक्चर है वो क्या हो गया, आपका सेकेंडरी, टर्शरी, ये सारे आपके चेंज हो गए।
अब देखो जैसे डीनेचुरेशन के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा जो हम लोग को देखने को मतलब कॉमनली जो देखने को मिलता है वो क्या मिलता है, एग आपने ले लिया और एग को अगर आप बॉयल करते हो, ठीक है, तो एग को जब आप बॉयल करते हो तो होता क्या है, एग के अंदर प्रोटीन होता है, एल्बुमिन होता है, ठीक है, और वो कैसा होता है, पहले लिक्विड आपको दिखता है, ठीक है, फिर आपने क्या कर दिया, उसको बॉयल कर दिया, बॉयल करते हो तो फिर क्या होता है, उसका अंदर का पार्ट सॉलिडिफाई हो जाता है, देखते हो आप, ठीक है, तो अगर सॉलिडिफाई हो जाता है तो इसको हम बोलते हैं कि डीनेचुरेशन हो गया, ठीक है, मतलब डीनेचुरेशन ऑफ एग एल्बुमिन हो गया। अब क्या क्या चेंज होगा इसमें, इसमें चेंज होगा कौन कौन सा स्ट्रक्चर, 2 डिग्री चेंज हो सकता है, 3 डिग्री चेंज हो सकता है, 4 डिग्री स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है, लेकिन अगर बात करें कि 1 डिग्री स्ट्रक्चर की तो वो सेम टू सेम रहेगा। ये सेम रहेगा, ये चेंज होगा। अब क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, क्वेश्चन ये पूछते हैं कि एक दो बार पूछा हुआ है कि अगर आप डीनेचुरेशन करते हो प्रोटीन का तो ये बात तो ठीक है, प्राइमरी स्ट्रक्चर नहीं चेंज होगा, मतलब अमीनो एसिड का सीक्वेंस नहीं चेंज होगा, क्योंकि प्राइमरी स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है अमीनो एसिड का एक पर्टिकुलर सीक्वेंस। तो एंट्रोपी के बारे में पूछा गया कि एंट्रोपी में क्या चेंज आता है, एंट्रोपी बढ़ेगी या घटेगी जब आप डीनेचर कर रहे हो, एग को जब बॉयल कर रहे हो तो एंट्रोपी में क्या चेंज आएगा, बढ़ेगी या घटेगी, डिक्रीज होनी चाहिए। अच्छा देखो होता क्या है, जैसे ऐसे अपन सोच रहे हैं तो ऐसे ये सोच रहे हैं कि ये लिक्विड है और ये क्या बन गया, सॉलिड पार्ट बन गया, ठीक है, एग आपका सॉलिड हो गया, तो अब ये क्या होनी चाहिए, एंट्रोपी हमारी डिक्रीज होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये जो आपका किस टर्म्स में पूछा गया और इसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं, देखो जैसे प्रोटीन है, मान लो एग का एल्बुमिन प्रोटीन है, ठीक है, मान लो इसमें 1 डिग्री मतलब 3 डिग्री स्ट्रक्चर है अपना, ठीक है, या 4 डिग्री स्ट्रक्चर है, मतलब सबका कॉम्बिनेशन है, ढेर सारे ये आपके प्लीटेड में भी हैं, अल्फा हेलिक्स में भी हैं, और ये सब एक दूसरे से क्या है, मिक्स है, बिल्कुल ये स्ट्रक्चर है हमारा। जब हम इसको गर्म करते हैं ना तो होता क्या है, जब इसको आप हीटअप कर रहे हो तो डीनेचुरेशन हो रहा है, और डीनेचुरेशन में हो क्या रहा है कि 4 डिग्री स्ट्रक्चर भी ख़त्म हो रहा है, 3 डिग्री भी ख़त्म हो जाता है, 2 डिग्री भी ख़त्म हो जाता है, केवल 1 डिग्री बचता है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट जो चेन्स है ना पॉलीपेप्टाइड की वो अलग अलग हो जाती हैं। तो अब स्ट्रक्चर जो होता है वो सिंपल बन जाता है। स्ट्रक्चर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स से, जो ये 4 डिग्री में इस तरीके का कुछ कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस था सारे चेन्स का, अब ये स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, अनकॉइलिंग हो जाती है, बिल्कुल सारी कॉइल्स खुल गई, अलग अलग हो गई, तो अनकॉइलिंग हो जाती है, ठीक है। तो जब भी इस तरीके की अनकॉइलिंग होती है तो एंट्रोपी इसमें डिक्रीज ना हो करके एंट्रोपी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि अनकॉइलिंग हो गई तो अलग अलग पॉलीपेप्टाइड चेन सेपरेट सेपरेट हो गई, खूब सारी पॉलीपेप्टाइड चेन सेपरेट हो गई, अभी इंटरमिक्स होके कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना रही थी। अभी यहाँ पे क्या हुआ, डिफरेंट डिफरेंट, जैसे कि वही बात हुई कि आपकी ये इसको अगर सॉलिड मान लो और इसको अगर आप गैसियस फॉर्म मान लो, इस तरीके से नहीं देखना है इसको। क्लियर हुई बात? हाँ, तो बायोलॉजिकल एक्टिविटी तो ख़त्म हो जाएगी ना, बायोलॉजिकल एक्टिविटी चेंज हो जाएगी बेसिकली। नहीं, प्रोटीन डीनेचर्ड हो जाता है, जो उसका नेचर है, जिस तरीके से भी वो काम करता है या जो भी उसका एक्शन होगा उस प्रोटीन का, वो ख़त्म हो जाएगा। समझ गए? हाँ, जो भी वो आपकी बॉडी में जो भी काम करता होगा
जो भी आपका वो एक्शन करेगा, जिस चीज़ के लिए भी हम उसको लेते हैं, वो एक्शन वो ख़त्म कर देगा। जैसे देखो एक एग्जांपल है, हम लोग अगर बात करें किसकी, हीमोग्लोबिन की अगर बात करें, हीमोग्लोबिन हमारे ब्लड में होता है ना, तो ये भी एक तरीके का प्रोटीन है आरबीसी में। अगर हीमोग्लोबिन की बात की जाए तो हीमोग्लोबिन आपका मेरे ख्याल से 574 इसमें अमीनो एसिड्स अटैच होते हैं, ठीक है। कितने अटैच होते हैं? 574 अमीनो एसिड अटैच होते हैं। और इसमें एक एसिड होता है, भाई हीमोग्लोबिन काम क्या करता है? ऑक्सीजन कैरिंग करता है ना, ठीक है, रेस्पिरेशन के लिए ज़रूरी है, तो रेस्पिरेशन के लिए ज़रूरी है, तो हीमोग्लोबिन ये काम कर रहा है। अब अगर हम बात करें, एक एसिड होता है GLU, उसका नाम देखना चाह रही हूँ, ग्लूटामिक एसिड है क्या, GLU, ये देखो ये GLN लिखा है ना, ये GLU होता है, इसको Q क्यों लिखा है पता नहीं, GLU होता है, ठीक है, ग्लूटामाइन। तो ये जो ग्लूटामाइन है ना, जितने 574 एसिड्स हैं, अमीनो एसिड्स हैं इसमें, जो हीमोग्लोबिन को बनाते हैं, 574 अमीनो एसिड्स एक सीक्वेंस में अरेंज होते हैं और क्या बनाते हैं, इस हीमोग्लोबिन प्रोटीन को बनाते हैं। अब क्या करें हम, अगर इस 574 अमीनो एसिड के सीक्वेंस में से केवल हम एक अमीनो एसिड को चेंज कर दें, वो कौन सा होता है? वो होता है ग्लूटामिन की जगह अगर एक अमीनो एसिड होता है वैलीन, ये आ जाता है। जब ग्लूटामिन की जगह ये वैलीन आ जाता है ना, तो ये जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होती है वो कम हो जाती है। मतलब जो हीमोग्लोबिन अब था, उसके हीमोग्लोबिन का क्या हो गया, डीनेचुरेशन हो गया। इसके एक सीक्वेंस को हमने एक केवल अमीनो एसिड को, ग्लूटामिन को वैलिन से केवल रिप्लेस कर दिया, तो ऑक्सीजन कैरिंग हमने नहीं किया, मतलब ऐसा हो गया अगर एक्सीडेंटली, तो ऑक्सीजन कैपेसिटी, कैरिंग कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है या कम हो जाती है, और इस डिजीज़ को हम बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया। मीत सुना है आपने? कहीं पढ़ा होगा आपने, मैंने भी कहीं पढ़ा है, मुझे याद नहीं। तो केवल हमने क्या चेंज किया, एक अमीनो एसिड चेंज कर दिया, ग्लूटामिन की जगह वैलिन कर दिया, तो एक डिजीज़ हो गई। मतलब उसका पूरा हीमोग्लोबिन काम करता था ऑक्सीजन कैरिंग का, और ये ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ख़त्म हो गई। जो पेशेंट को जो डिजीज़ हुई इसको बोला गया क्या, सिकल सेल एनीमिया। यानी कि जो अमीनो एसिड की सीक्वेंसिंग है, किस सीक्वेंस में वो अरेंज होगा, अगर उसका थोड़ा सा भी सीक्वेंस एक में भी चेंज किया तो उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी पे क्या आता है, अफेक्ट आता है। क्लियर है बात? यहाँ तक की, तो आगे चला जाए। प्राइमरी स्ट्रक्चर हो गया, सेकेंडरी हो गया, पेप्टाइड बता दिया आपको कैसे बनते हैं। अब देखो प्रोटीन का एक और टाइप है, अगर हम बोले कि प्रोटीन के टाइप में, तो और भी एक टाइप है जिसको हम लोग बोलते हैं, एक को बोलते हैं फाइब्रस प्रोटीन, दूसरे को बोलते हैं ग्लोबुलर। ठीक है, फाइब्रस का क्या मतलब है कि फाइब्रस, जैसा कि वर्ड से आपको पता लग रहा है, फाइबर, ठीक है, तो ये थ्रेड फॉर्म में होता है, जैसे थ्रेड्स होते हैं ना, पतले पतले थ्रेड्स होते हैं।
फाइबर लाइक स्ट्रक्चर ये बनाते हैं। इनको ऐसे प्रोटीन्स जहाँ पे भी होंगे उनको बोलेंगे फाइब्रस। तो आपसे पूछा क्या जाता है इसमें, जेई में तो नहीं पूछेंगे, इसमें पूछते हैं, आपके बोर्ड में पूछते हैं कि आपका कौन सा एग्जाम्पल फाइब्रस का है। तो इसके एग्जाम्पल्स हमें याद रखने होते हैं। केराटिन हो गया, हेयर वूल सिल्क में प्रेजेंट होता है। मायोसिन हो गया, मसल्स में प्रेजेंट होता है। ये होते हैं फाइब्रस प्रोटीन, ठीक है। और अभी हमने एक जिक्र सुना था किसका, हाइड्रोजन बॉन्ड का। हाइड्रोजन बॉन्ड तो होता ही होता है, इसमें डाइसल्फाइड बॉन्ड भी होते हैं। अगर बॉन्ड की बात करें तो कई सारे बॉन्ड इसमें काम करते हैं, बट मेजर वे में हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड, इनकी बात करते हैं। तो इसमें कई सारे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं प्रोटीन में। पेप्टाइड हो गया, हाइड्रोजन हो गया, डाइसल्फाइड हो गया, कोवेलेंट बॉन्ड भी लगता है, कोवेलेंट नहीं, वंडरवॉल बोलेंगे, नॉट कोवेलेंट, वंडरवॉल फोर्स भी लगता है, वंडरवॉल बॉन्ड भी बोल सकते हैं, वंडरवॉल फोर्स भी लगते हैं। और पॉजिटिव और नेगेटिव बनते हैं आयंस, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लगता है आपका। इतने तरीके के टाइप ऑफ अट्रैक्शन, टाइप ऑफ फोर्स आपके प्रोटीन में अप्लाई होता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो दूसरा एक टाइप है ग्लोबुलर प्रोटीन। अगर ग्लोबुलर की बात की जाए तो ग्लोब्यूल बनाता है ये। ऐसी पॉलीपेप्टाइड चेन होंगी जो यूजुअली किसमें होंगे, सॉल्युबल होंगे वाटर में, और ऐसे ड्रॉपलेट्स काइंड ऑफ स्फेरिकल बनाते हैं। ये स्फेरिकल शेप से ये वर्ड लिया गया है ग्लोब्यूल। इसमें अगर एग्जाम्पल देखो तो इंसुलिन होता है और एल्बुमिन होता है, ये होते हैं आपके ग्लोबुलर प्रोटीन के एग्जाम्पल। क्लियर है बात यहाँ तक? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, इन स्ट्रक्चर से खूब क्वेश्चंस आते हैं कि आपका प्राइमरी क्या है, सेकेंडरी क्या है, क्वार्टरनरी क्या है, कैसे स्ट्रक्चर है। जैसे देखो क्वार्टरनरी के बारे में इतनी सारी चीज़ें लिखी हैं, तो पढ़ते हैं थोड़ा सा। क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर, सम ऑफ प्रोटीन्स आर कंपोज्ड ऑफ 2 or more polypeptide chains referred to as subunits. Spatial arrangement of subunits with respect to each other known as quaternary structure. मोटी मोटी बात समझ में आ गई कि ये टर्शरी वाली स्ट्रक्चर तक हम पहुंच जाएं और टर्शरी को हम लोग और ज़्यादा कॉइल कर दें, एक दूसरे में इंटरमिक्स कर दें, तो वो क्वार्टरनरी बना देगा। अकॉर्डिंग टू बायोलॉजिकल एक्शन क्लासिफाइड इनटू एंजाइम्स, हार्मोन्स, एंटीबॉडीज बोल सकते हैं। प्रोटीन फाउंड इन लिविंग सिस्टम, डेफिनिट कॉन्फ़िगरेशन। अरे ये तो वही बात कह रहे हैं। देखो कुछ ऐसे होते हैं जो लिविंग सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं और उनकी एक पर्टिकुलर बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है। ऐसे प्रोटीन्स को हम बोलते हैं नेटिव प्रोटीन। जैसे अभी एक एग्जांपल हमने बताया, कौन सा, हीमोग्लोबिन, तो इसको हम क्या बोलेंगे, नेटिव प्रोटीन बोलेंगे, ठीक है। और अगर इसको आप कोई फिजिकल या केमिकल ट्रीटमेंट दे देते हो तो उसका सीक्वेंस क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, कन्फर्मेशन चेंज हो जाता है, और उसके बाद वो प्रोटीन डीनेचर्ड बोला जाता है और उसकी एक्टिविटी भी क्या होगी, ख़त्म हो जाएगी। जैसे कि अभी हमने देखा था कि उसमें क्या हो गया था, सिकल सेल एनीमिया हो गया था, ठीक। और ये जो डीनेचुरेशन होता है, ये डीनेचुरेशन भी 2 तरीके का होता है। कुछ ऐसे होते हैं जिसमें रिवर्स हो सकता है, तो रिवर्सिबल बोलते हैं। रिवर्स जब हो जाता है तो उसको रीनेचुरेशन बोलते हैं। देखो, इन अ सर्टेन केसेस इट इज़ फाउंड दैट disruptive agent is removed, then the protein recovers original physical and chemical properties and biological activity. reverse of denaturation बोलते हैं इसको, रीनेचुरेशन मतलब एक बार पहले वो डीनेचर्ड हो गया, फिर जो भी आपने रीज़न अप्लाई किया था जिसकी वजह से वो डीनेचर्ड हुआ था, उसको आप क्या करो, उस रीज़न को रिमूव कर दो, उसको, उस एजेंट को हटा दो, तो वो अगर फिर से अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी में आ जाता है, अपने केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी में सेम टू सेम में आ जाता है, तो इस बोलते हैं कि रिवर्सिबल नेचर था इसके डीनेचुरेशन का, और इस प्रोसेस को बोलते हैं रीनेचुरेशन। लेकिन अगर एग वाले की बात करें तो भाई एग एक बार अगर आपने बॉयल कर दिया, डीनेचर हो गया, तो उसका जो आप इरिवर्सिबल होता है उसको आप रिवर्स नहीं कर सकते, फिर से बायोलॉजिकल एक्टिविटी उसकी वापस आप नहीं ला सकते। क्लियर? अब देखो
अगर प्रोटीन का टेस्ट जो अपनी ऑर्गेनिक है ना, ऑर्गेनिक में एनसीईआरटी में आप कहीं पे भी टेस्ट देखो, किसी भी चीज़ का टेस्ट है, टेस्ट हर जगह इम्पॉर्टेंट है, मतलब उनसे क्वेश्चन बना देते हैं। अब टेस्ट से क्वेश्चन बनाने का एक मेजर रीज़न होता क्या है, उसका रीज़न ये है कि टेस्ट जो होते हैं ना वो एक दूसरे को डिफ्रेंशिएट करते हैं ना। तो आपको प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट, लिपिड, इन सब के बारे में अगर आपको पढ़ाया जा रहा है तो इसमें डिफ्रेंशिएट करने के लिए चारों के कोई टेस्ट के नेम दे दिए और आपसे डिफ्रेंशिएट करवा लिया। तो इस तरीके के क्वेश्चन बोर्ड में भी बनते हैं खूब, और इसमें भी बनते हैं। जैसे अभी हम अल्कोहल पढ़ेंगे तो उसमें प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी को डिफ्रेंशिएट करने के। एल्डिहाइड कीटोन पढ़ेंगे तो एल्डिहाइड कीटोन को कैसे डिफ्रेंशिएट करो, ये क्वेश्चंस खूब बनते हैं। तो अगर प्रोटीन के टेस्ट की बात करें तो पहला एक टेस्ट है जिसको हमने बायोरेट टेस्ट बोला है, और कल हम लोगों ने बायोरेट टेस्ट का एक क्वेश्चन भी किया था। कौन सा किया था, कोई बताना चाहेगा, क्या था क्वेश्चन? अच्छा, हाँ, ऐसा कोई क्वेश्चन था, उसमें यूरिया था और आपका क्या था, कुछ और थे। अच्छा, ठीक है। तो देखो, ये बायोरेट टेस्ट बेसिकली होता क्या है, बायोरेट टेस्ट में क्या होता है कि आप इस प्रोटीन को लेते हो और इसको हीटअप करते हो कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन के साथ, और उसमें एल्कली मिलाते हो, NaOH आपने उसमें ऐड कर दिया। इसके साथ जब आप ऐड करते हो और हीट करते हो तो पर्पल वॉयलेट कलर बन जाता है, और पर्पल वॉयलेट कलर का कंपाउंड बनता है जिसको हम बोलते हैं बायोरेट। और एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है व्हेन प्रोटीन रिएक्ट्स विद कॉपर टू सल्फेट, जो कि आपका ब्लू कलर का है, पॉजिटिव टेस्ट फॉर्मेशन ऑफ वॉयलेट कलर कॉम्प्लेक्स, ये बना है वॉयलेट कलर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये रिएक्शन होता किससे है, स्पेशली ये किससे रिएक्शन होगा, ये रिएक्शन होगा किससे, CONH बॉन्ड से, जो हमारा पेप्टाइड बॉन्ड है, इससे रिएक्शन होता है, और इसके रिएक्शन से कॉपर+2 के कॉम्प्लेक्स बनता है जो वायलेट कलर का होता है। जितने प्रोटीन होंगे वो इस टेस्ट को देंगे, बायोरेट बोला जाता है इसको। अब देखो नीचे लिखा हुआ, बायोरेट टेस्ट वर्क्स फॉर एनी कंपाउंड कंटेनिंग 2 और मोर फॉलोइंग ग्रुप्स। ये आपके अगर ये वाले ग्रुप हैं, CONH है, CONH2 है, CH2NH2 है, NH2NH है, SCNH2 है, ये सारे ग्रुप जो होते हैं ये आपके बायोरेट टेस्ट दे सकते हैं। नेक्स्ट है अपना निनहाइड्रेन टेस्ट। निनहाइड्रेन टेस्ट भी प्रोटीन के लिए यूज़ करते हैं। इस निनहाइड्रेन टेस्ट में निनहाइड्रेन रिएजेंट से जब रिएक्ट कराते हैं हम लोग प्रोटीन को, तो अमीनो एसिड जो होता है उसका सीक्वेंस वो आपका पर्पल ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स बनाता है, पर्पल ब्लू कलर बनाता है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, निनहाइड्रेन टेस्ट। एक और टेस्ट है शायद इसमें आपके एनसीईआरटी में दिया होगा, इसमें दिया नहीं है, आप देख लीजिएगा, ज़ेंथोप्रोटिक टेस्ट है शायद। अगर एनसीईआरटी में होगा तो करना पड़ेगा। एनसीईआरटी में नहीं दिया है। क्वेश्चन तो आते हैं इसमें टेस्ट वगैरह पे। चलो ठीक है, अगर एनसीईआरटी नहीं दे रही तो स्कूल के लिए तो मत ही पढ़ना, फिर मैं देखती हूँ कि क्या रहेगा आपका। बाकी में तो आते हैं अप्रॉक्स। ये अपना कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन वाला पार्ट हमारा ख़त्म हो गया, ठीक है। और इसमें जो अपने नोट्स हैं ना, इसमें काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी दी हुई हैं जो हमारी एडवांस लेवल तक की है, ठीक है। तो जितना मैंने बताया उसको पहले उतने पे आप फोकस करिएगा, बाकी चीज़ों में पहले वो करने की कोशिश मत करिएगा। मतलब ऐसा नहीं हो कि सारा करने के चक्कर में फंस जाएं और प्राइम भी नहीं कर पाए। समझ आ रही बात? ये जो था इसमें आपका सारा कवरअप हो गया। अब